दीपिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। दीपिका जी, पिछली मन की बात में मैंने आपकी और कई साथियों की चर्चा की थी। अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। मुझे पता चला है कि आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में देश बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही सर, स्टार्टिंग से ही। आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पर ही। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था बिकॉज फैसिलिटीज वहाँ अच्छी नहीं थी। उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर, और काफी अच्छे कोच भी मिले मुझे। दीपिका जी, जब आप सफलता के इतने शिखर पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। अब सामने ओलंपिक जैसा सबसे बड़ा इवेंट है, तो अपेक्षाओं और फोकस के बीच आप संतुलन कैसे बना रही हैं? सर उम्मीदें तो है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें खुद से होती है। और हम यहीं पे फोकस कर रहे हैं कि जितना भी ध्यान है अपने प्रैक्टिस पे हो और कैसे मुझे परफॉर्म करना है, इस चीज पे मैं सर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने विषमताओं में हार नहीं मानी। आपने चुनौतियों को ही ताकत बना लिया है। और मैं देख रहा हूं कि स्क्रीन पर मुझे आपके परिवारजन भी दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देश को पूरा भरोसा है कि आप ओलंपिक में भी ऐसे ही देश का गौरव बढ़ाएगी। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले आप ये बताइए कि जो मायावती कह रही हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश है ये आपकी सरकार की, चुनावों के पहले आप ला रहे हैं, जागरूकता नहीं लाना चाह रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार भी आपको सिखा रहे हैं, जो कि आपकी साथी हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसे कानून जो है राज्यों में नहीं है। ये ऐसा थोड़ी ना कि यूपी में पहली बार हो रहा है। राजस्थान में 94 से है, 2001 से है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ऐसे इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स जिसको कहते हैं कई बार आए। और असम में भी ये बात हो रही है। ऐसा जो अभी आपने नीतीश जी की बात की, आप डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के भी बयानों को देखें कि हम चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे कानून लाना चाहते हैं, सबके साथ काम करेंगे। योगी जी की सरकार भी तो वहां उत्तर प्रदेश में यही कह रही है। भाजपा की कोई ऐसी नीति नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एक वर्ग विशेष के लिए बन ही नहीं रहा है कानून। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है और राजस्थान में मध्य प्रदेश से पहले से है। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज होने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर वक्त कोई कुछ कहे ना कहे, ये जरूर बोलते हैं विशेष वर्ग विशेष वर्ग। किसी ने कहां बोला विशेष वर्ग? अभी तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं विशेष वर्ग। इसके मतलब 2017 में जो आपने घोषणा पत्र किया था कि हम आएंगे तो हम किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, हम आएंगे तो यहाँ महिला सुरक्षा होगी, सड़कों के गड्ढे खत्म हो जाएंगे, बच्चों को लैपटॉप दे देंगे, यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया महिला सुरक्षा वगैरह? उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे। उसके तो नाम ही नहीं ले रहे हो कि 70 लाख रोजगार कहाँ चला गया, किसान की इनकम दोगुनी कहाँ चली गई। वो आप 2017 के घोषणा पत्र का बताओ ना कि आपने 4.5 साल का हिसाब दीजिए, आपने क्या क्या किया जो आपको हिसाब देना चाहिए था, वो आप नहीं दे रहे हो। देखिए, सबसे पहले अंजना जी, आप इनसे पॉलिसी पे डिस्कशन कर रही थी, तो वो ये वही बात है कि जब आप समाजवादी पार्टी से पॉलिसी पे डिस्कशन, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। आज तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं, तो पॉलिसी पे इनको पता क्या कि पॉलिसी क्या होती है। आज इसी बहाने उत्तर प्रदेश के बहाने देश भर में एक चर्चा, एक विमर्श तो शुरू हो गया। जो अभी नलिन जी कह रहे थे कि एक चर्चा हो रही है, अभी तक कानून भी नहीं आया, तो चर्चा करने में क्या दिक्कत है? नलिन जी को आप सीधा बोल दीजिए ना कि सर कानून मत लाइए, जागरूकता लाइए। तो सब राज्य अपने हिसाब कैसे कर रहे हैं? आप ही उनको सिखा दीजिए ना कि कानून मत लाइए, जागरूकता। अरे भैया, ये बात ही नहीं है। हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है। बिहार में जिस तरह से हमने प्रगति की है 4.1% से लेके 2.7% तक आने में पिछले 15 वर्षों में, हमें लगता है जागरूकता हमारा काम कर रहा है।
भारत का मिशन वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज होकर भी अपने लक्ष्य से दूर है। भारत में अब तक 38 करोड़ 15 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी 1 करोड़ 76 लाख, फ्रंटलाइन वर्कर्स 2 करोड़ 77 लाख, 45 प्लस उम्र के 21 करोड़ 80 लाख और 18 से 44 साल के 11 करोड़ 82 लाख लोग हैं। 21 जून को भारत ने अपना मेगा वैक्सीन अभियान शुरू किया। पहले 22 दिनों में 16.5 करोड़ डोज लगाई गई, लेकिन सच मायने में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के इस पहले हफ्ते में ही वैक्सीनेशन अपनी फुल स्पीड से हुआ। बीते 2 हफ्तों से वैक्सीनेशन फिर सुस्त हो रहा है। 29 जून से 5 जुलाई के बीच औसतन हर रोज 42.5 लाख डोज लगाई गई, जबकि 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच औसतन 34,70,000 डोज रोजाना लगी। अब अगर 34,70,000 डोज रोजाना की रफ्तार को पैमाना मान ले तो भारत में वैक्सीनेशन का लक्ष्य सितंबर 2022 से पहले पूरा नहीं हो सकता। अगर रोजाना वैक्सीनेशन की औसत रफ्तार बढ़कर 50 लाख हो जाए तो भी भारत को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कम से कम मई 2022 का इंतजार करना होगा। तीसरी लहर और वैक्सीन अभियान की जमीनी हकीकत के बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाला लेंस आपको थोड़ी और जानकारियां देगा। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट अपनी पुणे लैब में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी तैयार करेगा। डीसीजीआई की मंजूरी के बाद तकनीक ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीरम की लैब में सितंबर से स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। डब्ल्यूएचओ ने अलग अलग उत्पादकों की कोरोना वैक्सीन के मिश्रण को खतरनाक कहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वैक्सीन मिश्रण का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला असर का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अगर लोग खुद वैक्सीन पर फैसला करने लगे तो अफरा तफरी फैलेगी। इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाने वाले कोविड-19 के गंभीर खतरे से आंशिक तौर पर सुरक्षित हैं। दुनिया भर के 75,000 कोविड-19 मरीजों पर हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई है। कोविड काल में जब दुनिया में डिजिटल का जोर बढ़ा है तो भारत का मोबाइल पेमेंट ऐप भीम ने अब भारत से बाहर पैर फैला लिए हैं। आज इसे भूटान में लॉन्च किया गया।